हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एनालिसिस 28 मार्च 2023 का। तो सबसे पहले गाइस क्वेश्चन ही करते हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आज मिलेगा 2022 का, जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था ना। दैट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग। लाइक आपके पास ना 4 तरह के ठीक है इन्वायरमेंटल कॉजेज़ एसिड रेन की कुछ ऐसा दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो इन्वायरमेंट को एक्सेस करने में और यार एसिड रेन को करने में कॉज करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है गैसेस में, उसी ओजोन है, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपको करेक्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा सबसे ठीक है। तो आपके पास टाइम है, जब तक हम क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, फिर हम वापस से आएंगे, समझेंगे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे आंसर करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में दे रखा है डीएनए बार कोडिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड दिया हुआ है? डीएनए बार कोडिंग से रिलेटेड। इसमें इसका पहला पार्ट कह रहा है कि असेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। सेकेंड कह रहा है डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल्स और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड्स। तो कह रहा है कौन सा जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है। 1 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 एंड 2 and 3। ठीक है, तो आपको इसमें से करेक्ट क्वेश्चन ढूंढना है। फिर अभी आते हैं, फिर अब करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। दे प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द एनवायरमेंटल एलर्जीज। और सेकेंड ऑप्शन इज दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। थर्ड ऑप्शन इज दे एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन द बॉडी। दी ऑप्शन इज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज बाय पैथोजेंस। तो आपको ये बारे में बताना है। देखो, सबसे पहले समझो, जो एक्सेस ऑफ एसिड रेन जो होती है उसका आपका आंसर मैंने नीचे भी रिफ्लेक्ट करवा रखा है। दैट इज़ बी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा 2 and 4 ओनली। यानी कि आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इन दो गैसेस की वजह से आपको क्या होता है, ज़्यादा आपको एसिड रेन देखने को मिलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड योर सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है जी। डीएनए बार कोडिंग में आपका ऑप्शन है डी। दैट इज सेकेंड और 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं था। ठीक है, करेक्ट पूछा था तो हमने बता दिया। थर्ड ऑप्शन में भी आपका ऑप्शन दे रखा है डी, ये प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ को फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस और पढ़ लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो एसिड रेन हमें किससे पता चला कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और विंड एंड एयर करंट्स को। तो दोनों जब रिएक्ट हो जाती है ना, दोनों गैसेज आपकी, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, तो फिर ये रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन, अदर केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। फिर जब फर्दर ये पानी से मिलती हैं तो फिर वो ग्राउंड पे गिरती हैं, तो आपको एसिड रेन देखने को मिलता है। अच्छा, डीएनए बार कोडिंग में क्या होता है गाइस, इसमें ना स्पीशी का कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया जाता है डीएनए उसके जीनोम्स के लिए, और फिर कंपेयर किया जाता है उसके इंडिविजुअल डीएनए सीक्वेंस को रेफरेंस लाइब्रेरी डीएनए सेक्शन से। फिर इसका क्यों किया गया, ताकि भाई प्रॉमिसिंग अप्रोच थी कि फिश आपका फूड ऑथेंटिकेशन हो पाए, ब्रिंग ब्रॉडली डन बाय और फिश स्पीशीज़। तो डीएनए बारकोडिंग बहुत सक्सेसफुली तब हुआ जब अप्लाई किया गया सी फूड पर, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ थी वो हाई थी इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल सोर्सेज, कैटल, शीप वगैरह के अकॉर्डिंग। तो उससे इफेक्टिवनेस अप्रोच की बढ़ी। तो डीएनए बार कोडिंग बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए होता है। रोस्टेड बार्ले ट्री, जो कि सर्टन कंट्रीज़ में फ्रॉम चाइना एक्सपोर्ट की जाती है ना, विच दे रिटर्न ड्यू टू डिरेक्शंस ऑफ अदर लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड डीएनए बार कोडिंग करना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका टी सेल्स बी सेल्स से रिलेटेड था। तो ओवरऑल स्टडी से क्या पता चलता है, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पर आएगा कि भाई ये इम्यून सिस्टम को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज कैसे कैरिड आउट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ लेमोसाइट्स। एक आपका बी सेल्स होते हैं, एक आपका टी सेल्स होते हैं। तो दोनों जो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं, दोनों आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स टीम के थ्रू। और टी सेल्स का काम क्या है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। तो दोनों ही क्या है, जैसे बी सेल्स क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है टू फाइट विद द पैथोजेंस इन द ब्लड, और टी सेल्स का काम क्या है, दे डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज़ बट help B cells produce them. So this is why the answer is D is the correct answer. So this is about guys the your UPSC जो prelims के जो आपके previous year questions होते हैं, तो ऐसे ही आपको करते जाना है। सही options को आपको select कैसे करना है वो भी यहाँ पर सीखना है, और सारे ऑप्शंस को देखते हुए, और आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट ऑफ टुडेज
तो आज देखो पीपीएफ और जो सुकन्या समृद्धि है तो उसके इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे अनलाइकली। तो इन्वेस्टर्स इन द पॉपुलर स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स हैं आपकी, चाहे वो पीपीएफ रहे हो जिसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, या सुकन्या समृद्धि एसएसए अकाउंट हो, इसका रेट हैड नॉट बीन हाई सिंस जनवरी 2019, ठीक है, अनलाइकली टू गेट रिटर्न्स एनी टाइम सून। तो टॉप गवर्नमेंट ऑप्शंस ने इंडिकेट करा। तो दिस इज़ बिकॉज क्योंकि ना गवर्नमेंट जो है ना अनलाइकली, क्योंकि हो नहीं रहा था ना यहाँ पर, तो गवर्नमेंट इज़ नो लॉन्गर टू कंप्लीट एग्रीमेंट विद श्यामलाल गोपीनाथ कमेटी फॉर्मूला, जो कि 2016 में अडॉप्ट किया गया था, ताकि स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट को हर क्वार्टर में लाइन में प्रिवेलिंग यील्ड के अकॉर्डिंग उसको कंपेरेबल टेन्योर्स के अकॉर्डिंग उसको किया जाए। तो लास्ट टाइम जो पीपीएफ का ट्रेंड्स का वो सब प्लीज स्लैश डाउन हुआ था इन अप्रैल 2020, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पर दे रखा है कि कैसे हाइक अनलाइकली हो रखा है इस वक्त। तो नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट न्यूज़। तो देखो अभी ना ड्विंडलिंग एलीज के यहाँ बारे में बात कर रहा है गाइस, तो ध्यान से सुनना ये क्या होता है। ड्विंडलिंग एलीज का मतलब क्या होता है। यहाँ ना देखो तैवान ना कुछ प्रेशर फील कर रहा है। कैसे फील कर रहा है प्रेशर, जैसे ना तैवान को चाइना रिलेशन विद द यूएस डिटोरिएट। तो देखो भी फॉर्मली क्या हुआ कि ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं विद चाइना ऑन मार्च 26, 2023। तो जो हॉन्डुरस कंट्री है ना उसने ज्वाइन करा है ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज, जिसने उन्हें स्विच करा है अपना रिकग्निशन फ्रॉम तेपी टू बीजिंग, है ना। जो मतलब तैवान को ये लोग नहीं अब भाव दे रहे हैं, चाइना को भाव दे रहे हैं। तो तैवान नाउ हैज़ ओनली 12 कंट्रीज़ हैं उसके पास बिसाइड्स द वेटिकन, जिसके पास उसके डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं। छोटे छोटे स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, इस्टवेनियन साउदर्न अफ्रीका है, पराग्वे है, 6 सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ है, कुछ कैरेबियन है। तो चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गैंग उन्होंने साइन भी करा ना होमिंग विद द हॉन्डरन काउंटर पार्ट। तो हॉन्डर्स मेड अ चॉइस टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। तो तैवान एज अक्यूज, उन्होंने हॉन्डर्स को बोला कि भाई तुम्हें सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्री कंडीशंस टू कंटिन्यूअल रिलेशनशिप। तो फिर हमारे साथ अगर उनके साथ कर रहे हो, रिलेशन बढ़ा रहे हो अगर चाइना के साथ, तो फिर हमारे साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये बात थी। तो देखो स्विच बाय हॉन्डुरस एज वेल एज तैवान, कंसर्न क्या है तैवान का इस चीज़ से। तैवान को ये लग रहा है कि यार हमारा तो इंटरनेशनल स्पेस बहुत श्रिंक होता जा रहा है ना। तो जो हमारा ग्रोइंग जो स्ट्रेस है, करंट स्टेटस जो है हमारा, स्टेटस क्वो जो है हमारा तैवान स्टेट का, वो एक बहुत बड़ा इस वक्त मुद्दा बना हुआ है इनके लिए कि कैसे इसको बचाएं। और बीजिंग का डिप्लोमेटिक टाइज तो यही है ना। बीजिंग क्यों कोशिश कर रहा है, चाइना क्यों कोशिश कर रहा है, वो ये चाहता है कि ताइवान को एकदम आइसोलेट कर दे, ताकि उस पर आसानी से वो मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग अपना पाए। तो ये एक बड़ा कंसर्न तैवान के लिए बनता जा रहा है कि भाई तैवान हैज़ येट अगेन इमर्ज एज अ फ्रिक्शन पॉइंट, है ना। तो वही देखना है कि कैसे टसल जो है बिटवीन द टू वर्ल्ड्स बिगेस्ट पावर्स हैज़ लेफ्ट द 23 मिलियन ऑफ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस आइलैंड कॉट इनटू द मिडल। तो यहाँ पर वही है कि शी जिनपिंग हैज़ वार्न्ड द यूएस दैट तैवान रिमेन्स द रेड लाइन फॉर चाइना, बट विद वर्सनिंग रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ तैवान हैज़ अगेन इमर्ज एज अ फ्रिक्शन पॉइंट, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है कि दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं वो तो अपना निकल जाएंगी, लेकिन तैवान जैसे कंट्रीज़ का क्या होगा जहाँ पे 23 मिलियन पीपल का कैसे जीवन कटेगा। तो ये एक बात थी गाइस। उसके बाद हम चलते हैं हेलीकॉप्टर प्रोग्राम कैन नॉट गो इनटू अ टेल स्पिन, ठीक है। टेल स्पिन का मतलब बता दूं मैं आपको क्या होता है। स्पिन बाय एन एयरक्राफ्ट बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि ना किसी चीज़ का कोलैप्स होना, है ना, या पैनिक होना, उसको टेल स्पिन कहते हैं। अब देखो क्या हुआ। द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस एडवांस है लाइट हेलीकॉप्टर, जिसको हम ALH ध्रुव बोलते हैं, टच द लो व्हेन अ ध्रुव जो IN 709 था इनटू द इंडियाज नेवी न्यूली एक्वायर्ड फ्लीट ऑफ दिस विद द प्रोग्राम ऑफ दिस 2023। अब मैरी टाइम रोल हेलीकॉप्टर जो है एक रूटीन फ्लाइट है, रिपोर्टेडली एक्सपीरियंस करती है सडन लॉस ऑफ पावर, रैपिड लॉस ऑफ हाइट हो जाता है क्लोज टू द कोस्ट ऑफ मुंबई इन द फॉरनून। तो 3 मेंबर क्रू जो है ना मैनेज करके कैरी आउट करके अनप्लान डिचिंग करवा के फोर्स और प्रिकॉशनरी लैंडिंग करा के यहाँ पर एग्जिट करते हैं क्राफ्ट को और रिकवर्ड सेफली। बट दिस इज़ द फर्स्ट एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग द इंडियन ALH फ्लीज। इंटेंसिव फ्लाइटिंग जब होने लग गई, फ्लाइंग होने लगी, ट्रायल यूनिट्स होने लगी, को सेटअप किया गया इंडियन नेवी स्टेशन पे INS गरुणा कोची केरला के थ्रू। वाइल देयर हैव बीन अबाउट आप कह सकते हो 17 मेजर एक्सीडेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैव मैनेज टू कीप दिस स्लेट क्लीन टिल दिस ईयर। हाउएवर देयर वाज अनदर इंसिडेंट जो ना मार्च 26 में होता है, जहाँ पे ना इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ALH MK3 है ना, टेस्ट फ्लाइट में जब जाता है तो वो कोचिन में जाके ना क्रैश हो जाता है जैसे टेक ऑफ के वक्त हुए, है ना। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि जो ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर है उसमें लेस देन 600 आवर्स में जो फ्लाइट फोर्स्ड लैंड इनटू द सी ऑफ मुंबई इज़ नाउ अंडर इन्वेस्टिगेशन। कि भाई इन्वेस्टिगेशन करा जाए। तो रिपोर्ट्स में क्या है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स
मेंबर जो थे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के, आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम। तो अगर हम कोरिलेट करें कि इंडिया का जो नेवी स्टेटमेंट है विद अवेलेबल फुटेज, इट्स एविडेंट दैट द डिचिंग वेंट ऑफ वेल। इनिशियल रिपोर्ट्स एंड पिक्चर्स में ये आ रहा था कि जो हेलीकॉप्टर की फ्लोटिंग अपराइट है ना, यूजिंग इमरजेंसी फ्लोट दैट परफॉर्म देयर इंटेंडेड पर्पस। तो रेस्क्यू टीम बेसिकली स्पॉट पे पहुंची विदाउट डिलेज एंड सेल्वेज टीम। उसमें एडिशनल बोट्स फ्लोट्स का इस्तेमाल करा गया ताकि हेलीकॉप्टर की ब्योंसी को बढ़ाया जा सके। तो जो पॉसिबल फ्लॉज है ना आपके इंडिया के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में, उसको बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द फिक्स किया जाए आफ्टर 2 एक्सीडेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो उसके साथ साथ जो फ्लोटिंग क्रेन्स है ना, उसको लिफ्ट किया गया कॉप्टर को क्लीन मैनर में, एंड इट वाज ब्रॉट अशोर। तो जो सेफ़ आउटकम है ना, उससे इंडिकेट क्या कर रहा है कि गुड रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट में, जो कि मॉडर्न सर्वाइवल एज में किया गया है, क्रू ट्रेनिंग में ये सब किया गया है। तो जितनी भी ALH पायलट्स हैं ना इंडियन आर्म फोर्सेस में, वो रिगरस ट्रेनिंग करती हैं फ्लाइट स्टिमुलेटर्स में। तो इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसने सस्पेंड करा है अपने ALH ऑपरेशंस को सून आफ्टर। तो विद इन 2 days ऑफ द एक्सीडेंट जो इंटायर ALH फ्लीट है ना अक्रॉस द सर्विसेज वॉज ग्राउंडेड फॉर एसेंशियल सेफ्टी चेक्स। तो इंडियन नेवी को कुछ एविडेंस मिले हैं पोटेंशियल सीरियस फेलियर्स जो पूरे ALH को, फिर उसके मार्क को कर रहे हैं, मेजर वेरिएंट जो मैन्युफैक्चरर सबको निकाला। तो ग्राउंडिंग करा गया कि जो 1 टाइम चेक है ना यूजुअली फॉलोज द वेकअप ऑफ मेजर एक्सीडेंट। तो जो क्रैश हुआ ना कोची में एट अ टाइम व्हेन द सर्विसेज हैड जस्ट बिगन क्लियरिंग बैचेस ऑफ हेलीकॉप्टर्स टू फ्लाई, वो वीडियो फुटेज जो आई है पूरी की पूरी, उसमें यही बता रखा है कि भाई कैसे हेलीकॉप्टर टर्निंग इनटू सर्कल सून आफ्टर लिफ्ट ऑफ बिफोर क्रैशिंग। तो द एक्सीडेंट इज़ लाइकली टू इम्पैक्ट द स्पैन एंड ड्यूरेशन ऑफ द ऑनगोइंग ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है ना, जो कि बहुत ही लॉन्गेस्ट इन रिसेंट टाइम में देखी गई है। तो वही है कि भाई पॉसिबल फ्लॉज की बात करें तो ग्लोबली मोस्ट एयर एक्सीडेंट जो 80% हो रहे हैं ना, वो ह्यूमन एरर की वजह से हो रहे हैं। कुछ तो सम फेलियर्स हैं आर एज 1 too many, अनटेनेबल फॉर सर्टिफाइड हेलीकॉप्टर का ना होना। तो ALH फ्लीट हैज़ अ मेजर एक्सीडेंट जो कि ना एट्रीब्यूट किया गया क्रिटिकल फेलियर, ब्रेकेज इन द फ्लाइट कंट्रोल चेंज। तो ऐसे जो फेलियर है विल ऑलमोस्ट ऑलवेज भी कैटास्ट्रॉफिक। सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है ना, ताकि रिलायबिलिटी रिडंडेंसी जो है उसको देखने के लिए। देयर हैज़ बीन एटलीस्ट 4 और 5 रिपोर्टेड केसेस भी हैं कि सडन लॉस जो कंट्रोल हो जाता है ALH का ड्यू टू ब्रेकेज। तो डिचिंग इन मुंबई इंडिकेट दैट नॉट ओनली इनफ हैज़ डन इन द 6 सीरियस फ्लॉज। तो देयर इज़ लॉट टू स्टेक, मतलब बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। कह रहा कि आप देखो बात करते हो एम्बिशियस आत्मनिर्भर भारत टारगेट्स की, लेकिन कोई भी साइड अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी ना अगर ऐसा लॉस ऑफ सेफ्टी देखा जाएगा। तो IN 709 और CG 855 ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर्स हैं ना, तो इनको अच्छे से 600-800 तक वो सही से फ्लो कर पाएँ। फ्लीट कैन नॉट रिमेन ग्राउंडेड फॉर लॉन्ग एज दिस हेलीकॉप्टर आर अ लाइफ लाइन फॉर डिफेंस पर्सनल है ना। बहुत सारे रिमोट में एरियाज़ में जब इनको डिफेंस में पोस्ट किया जाता है तो इनका सहारा क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो these will now have to be serviced by an aging चीता और चीता फ्लीट। 2 एक्सीडेंट्स इन 3 weeks होना ये हजम करने वाली बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर एक सही ढंग से फिक्स नहीं किया गया, पॉसिबल फ्लॉज जो भी हैं डिज़ाइन में, प्रोडक्शन में, या क्वालिटी कंट्रोल में, या सर्टिफिकेशन में, वो बहुत सिविल एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल को ALH के इम्पैक्ट कर रहा है। तो बहुत ज़रूरत है कि एमिनेंट सेंस ली जाए और ना सभी स्टेक होल्डर से बात कर इस डिज़ाइन और प्रोडक्शन फेलियर को एड्रेस किया जाए, ताकि बहुत कुछ आपका स्टेक में ना लगे। ठीक है, तो बहुत ही क्विक एक्शन की ज़रूरत है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। शेयर G20 विजन फॉर द ओशन कॉमन्स की यहाँ पर बात हो रही है। देखो आप जान ही रहे हो कि हम G20 इस वक्त होस्ट कर रहे हैं, है ना। ओशन कॉमन्स की बात इसलिए की जा रही है, देखो G20 का ना, जो G20 कंट्रीज़ हैं उसमें 45% का वर्ल्ड का कोस्ट लाइन है एक साथ, और 21% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पे हम बात करते हैं। तो ओशंस ना गाइस बेसिकली क्या होता है, ये रिजर्वॉयर होता है ग्लोबल आपका बायोडाइवर्सिटी का, क्रिटिकल रेगुलेटर है ग्लोबल वेदर एंड क्लाइमेट का, ये इकोनॉमिक वेलबींग को सपोर्ट करता है बिलियंस ऑफ पीपल जो कोस्टल एरियाज़ के आसपास रहते हैं। ब्लू इकॉनमी आपने बहुत सुना होगा, तो ब्लू इकॉनमी क्या है, नॉट ओनली इंक्लूड ओशन डिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बल्कि ये सोशल डेवलपमेंट की बात भी करती है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात करती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि टू मी जो हमारे इंडिया का जो फ्लैग है जिसमें ब्लू चक्रा लगा हुआ है, डैट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ द ओशन इकोनॉमी। ठीक है,
अब होस्ट इनिशिएटिव्स में क्या लिया जा रहा है, देखो जी, पहला है आपका सागरमाला इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें कि प्रमोट करने की बात की जा रही है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी है जो कि क्या कह रही है कि भाई डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंकरेज करा जाए। हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जिसमें हम ब्लू रिवोल्यूशन को चाहते हैं कि वो सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करे फिशरी सेक्टर के लिए। फिर सागर मंथन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में क्या लिखा हुआ है, वेसल्स को ट्रैक किया जाता है रियल टाइम में। डीप ओशंस एक्सप्लोरर्स हैं जिसमें डीप सी में जितने जितने रिसोर्सेज हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे हार्नेस करके उसको रेगुलेट करा जा रहा है। इंडिया ने कोस्टल रेगुलेशन जोन को भी अडॉप्ट करा हुआ है ताकि वो बेटर कोस्टल रीजन्स को और कंजर्व कर पाए इकोलॉजिकली सेंसिटिव कोस्टल एंड मराइन एरियाज़ को। तो इंडिया का ना बहुत बड़ा रोल है प्रमोट करना इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन ताकि वो एक ब्लू इकॉनमी को सस्टेनेबल मैनर में चला पाए। इसी के साथ साथ देखो, हमने ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब था ना 5 जून 2018 में, तो ना बात की गई कि भाई एलिमिनेट करना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। तो 2022 तक हमने कहा कि भाई ग्लोबल कम्युनिटीज़ में आए, साथ में प्लास्टिक पोल्यूशन को भी एड्रेस किया जाए। तो इंडिया ऑल्सो इंट्रोड्यूस दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जिसमें कि हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करा, कई आइटम्स को बैन करा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें हम ना EPR की बात करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि कॉम्बैट किया जा सके प्लास्टिक पोल्यूशन को, मराइन एनवायरनमेंट को क्लीन करा जा सके। तो G20 की जो हमें पोजीशन मिली है बहुत कुछ कर दिखा सकती है। हाँ, हमारा एम क्या है कि हम ना प्रमोट करें, अडॉप्शन करें हाई लेवल प्रिंसिपल्स की, गाइड करें, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें थ्रू द ओशंस एंड इट्स रिसोर्सेज, है ना। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भी हम मिशन लाइफ भी लेकर आए हैं हम। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इंडिया का जो G20 एक्शन प्लान होना चाहिए, या हम इस पर काम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बात भी सब कर चुके हैं। जैसे देखो ओसाका का ओशन ब्लू विजन था, है ना, या G20 एक्शन प्लान ऑन मराइन लिटर या कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म था, इस पर भी हमने बात करी है। तो इंडिया का जो कमिटमेंट है ना कि प्रायोरिटाइज़ करना है ओशन को, ब्लू इकॉनमी को अंडर द प्रेसिडेंसी, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ना एम्बिशियस एफर्ट भी हम लगाएं कि भाई जितने भी जो, अब देखो ओशन इकॉनमी को थ्रेटन कहाँ कहाँ से है भाई, एक्सट्रीम वेदर का हमें बहुत दिक्कत है इवेंट से, ओशन का एसिडिफिकेशन होना, सी लेवल का राइज करना, ग्रोइंग मराइन पोल्यूशन होना, ओवर एक्सट्रैक्शन होना, रिसोर्सेज का अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से होना, दिक्कत होना। तो इनहेरेंट इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ओशंस इम्प्लाइज दैट जो एक्टिविटीज़ है ना अकरिंग इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड हैव रिपल इफेक्ट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें कि इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्शन अगर लिए जाएंगे तो बहुत हम सस्टेनेबल ब्लू इकॉनमी पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा फोरम भी है जो ना एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी देता है टू बिल्ड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद ऑल स्टेक होल्डर, जिसमें कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस करें, कोलैबोरेशन किया जाए, टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाए, ब्लू फिनेंस मैकेनिज्म का एक नोवल मैकेनिज्म निकाला जाए। तो हमारा जो स्पिरिट है ना, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसको हमें रीयूनाइट करना है ग्लोबल कम्युनिटी के सामने, और ओशंस की वेलबींग को कॉमन एजेंडा समझते हुए उस पर काम करना है गाइस, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट आर दिस न्यूज़, सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू राइट। बात देखो, आप तो जानते ही हो कि फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी रिमूवल फ्रॉम पार्लियामेंट, है ना, उससे कई लीगल एंड इमीडिएट लॉस ऑफ मेंबरशिप के क्वेश्चंस भी हमने कल भी बात की है, थोड़ा सा आज भी उस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें भूलें ना। तो देखो, डिस्क्वालिफिकेशन से क्या होता है, जो भी किया गया है ना, उससे पिटीशन हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड क्वेश्चनिंग द रेलिवेंट प्रोविजन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर कन्विक्शन क्राइम के बेसिस में हुआ है तो इट अट्रैक्ट अ प्रिजन फॉर 2 years एंड टर्म एंड मोर। तो सेक्शन जो 8th का है, 4th क्लॉज RPA एक्ट का 1951 वाला, विच वॉज अर्लियर प्रोटेक्शन enjoyed by serving legislature from immediate disqualification, उसको स्ट्रक डाउन किया गया था 2013 by the Supreme Court. तो गवर्नमेंट नाउ डिफेंडिंग द प्रोटेक्शन क्लॉज फॉर सिटिंग लॉ मेकर्स, इट कंटेंडेड दैट regime may be surviving on a wafer thin majority and immediate disqualification of a member may result in the loss of majority and change of regime. तो यहाँ पे ना वही बात हो रही है, क्लैशेस चल रहे हैं आपस में आर्टिकल्स के बीच में, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बीच में। तो मेन मुद्दा आपको समझना है कि सेक्शन 8 का 4 क्लॉज को ऑलरेडी स्ट्रक डाउन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क वर्डिक्ट थी लीली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सून आफ्टर द जजमेंट क्या हुआ था, यूपी regime sought to bring in accordance with restore the legal position in favor of the sitting MLAs, MPs and MLCs, है ना, इस पर बात चल रही है। तो इतना याद रखो, बाकी तो हम कल बहुत डिस्कशन इसके बारे में कर ही चुके हैं। Now let's move to the one of the disorder we are going to discuss today, which is a psychological disorder, that is autism spectrum disorder. Guys, बहुत complex है, multifaceted disorder है,
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए। और अच्छा तो ये रहता है कि शुरुआती जब बच्चे का दौर चल रहा हो ना, उसी में डायग्नोस हो जाओ और इंटरवेंशन कर आप इसको ठीक कर पाओ। ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है भाई, डिफ़िकल्टी होती है, सोशल इंटरेक्शन करने में बच्चे को दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन चैलेंजेस आते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, किसी चीज़ में मन ना लगना, इंटरेस्ट खो देना। तो अर्ली डायग्नोसिस अगर हो गया है तो बहुत बढ़िया है। तो फिर जो मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 का उन्होंने भी बताया कि भाई सिंगल डिसऑर्डर है, द प्रीवियस सिस्टम ऑफ डिसऑर्डर ना। तो इसमें सिवियरिटी HD की एवेलुएट की जाती है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें जो डिफरेंट वेज लगाए जाते हैं, ट्रबल स्टार्टिंग कन्वर्सेशन में दिक्कत आ रही है, रिस्पॉन्ड करने में दिक्कत आ रही है, रूटीन टास्क करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले तो यही चेक करा जाता है। फिर उसके बाद नीड सपोर्ट, देन है ना कम्युनिकेशन चैलेंजेस को उसके दूर करो, फिर उसके नीड्स हायर लेवल ऑफ सपोर्ट, उसको और ज़्यादा सपोर्ट दो, उसके फ्रेंड्स बनवाओ, उसको इमेजिनेटिव प्ले करवाओ। दिस इज़ हाउ ऐसे डॉक्टर करता है। तो उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑटिज्म का है ना, गेटिंग एन ऑटिज्म डायग्नोसिस फॉर अ चाइल्ड इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस है। चाइल्ड रिसीव्स अ डेवलपमेंटल चेकअप्स होने चाहिए डेली रूटीन में, हेल्थ केयर विजिट होनी चाहिए 18 से 24 मंथ ओल्ड अगर है तो। ड्यूरिंग दिस चेकअप्स क्या होता है, डॉक्टर ना पेरेंट्स से बात करेगा, केयर गिवर से चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में बात करेगा, सस्पेक्ट करेगा भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों हो रहा है, ताकि ना उसको रोड मिले डायग्नोसिस करने का। तो बहुत वेरियस प्रोफेशनल्स का है, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट, सबका मदद लेकर इसमें आप कर सकते हो, ताकि ना चाइल्ड का इसमें ना कॉग्निटिव, लैंग्वेज स्किल, सेंसरी इशू सारे के सारे डायग्नोस किए जाते हैं। अब टूल्स फॉर स्क्रीनिंग क्या है, तो वन कॉमन स्क्रीनिंग टूल जो है वो है एमचैट। उसको रिवाइज करा गया है, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स। 20 क्वेश्चन होता है इसमें, टेस्ट किए जाते हैं, 20 क्वेश्चन बच्चे को दिए जाते हैं, जो बच्चा 16 से 30 मंथ का होता है। रिसेंट एविडेंस ने बताया कि एमचैट नॉट बी इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग ऑटिज्म इन फीमेल चिल्ड्रन एंड दोज माइनॉरिटी जो अर्बन में लो बैकग्राउंड में रहते हैं ना, उनके लिए इफेक्टिव नहीं है ये एमचैट। लेकिन एजेस स्टेजेस एंड क्वेश्चनेयर्स होते हैं, जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो बना के उसको दिए जाते हैं ताकि उनका पता चले, इवैल्यूएशंस हों। तो सपोर्ट एंड थेरेपी दी जाती है ताकि वो बच्चे के चैलेंज को इंडिविजुअल मैनेज द चैलेंजेस। तो एजुकेशनल एंड बिहेवियरल थेरेपीज़ भी दी जाती हैं। फैमिली मेम्बर्स, केयर गिवर्स को बताया जाता है हाउ टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट, है ना। तो इन सम ASD कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड डिसऑर्डर है डेट रिक्वायर्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ताकि ट्रीटमेंट हो पाए, अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन हो पाए और उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सके। ठीक है। नाउ दी वर्ड फॉर द टुडे इज अ ट्रांजिएंट, दैट इज एन इम्पीरियंस सजेस्ट एन इवेंटबिलिटी, यानी कि ना किसी चीज़ का बहुत कम देर तक रहना, हाँ कुछ टाइम के लिए रहना। तो इसके लिए देखो ब्रीफनेस इसका सिनोनिम है, डेरिवेटिव्स का है, और यूसेज क्या है, आर्ट टॉक्स अबाउट इज लाइफ ट्रांजिएंस, के किस तरह बदलाव ज़िंदगी कुछ पल में ही ले लेती है। अच्छा, उसके बाद ना एक आपका आज दे रखा है कि एफिनिटी टेस्ट इज़ नॉट अ लिटमस टेस्ट टू डिसाइड कास्ट क्लेम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट में कहा। तो एफिनिटी टेस्ट से कभी भी मैंडेट नहीं मिल जाएगा कि आप भाई रिपोर्ट बना लो, ये मैं इस क्लास का हूँ, मैं इस पिक्यूलर एंथोलॉजिकल या एथनोलॉजिकल ट्रेट्स मेरे पास हैं, या मैं DT का हूँ, या मैं डेथ सेरेमनी मेरी ऐसी होती है ना पर्टिकुलर का, तो उससे पता नहीं चलता, ऐसा कहा है। तो गुड नॉलेज अबाउट दीज ट्रेट्स विदाउट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर कास्ट, और भी चीज़ें इससे पता लगाया जा सकता है। तो एफिनिटी टेस्ट इज़ नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द करेक्टनेस ऑफ अ कास्ट और ट्राइब क्लेम इन एवरी केस। ठीक है। इस साल के बाद बच्चों को NCERT की नई किताबें मिलेंगी अब फाइनली। उसके बाद देखो गाइस, एक बैड न्यूज़ भी है, चीता डाइज ऑफ किडनी एलिमेंट इन कूनो पार्क। तो ना देखो सासा जो था ना, वन ऑफ द चीता है जो कि नामीबिया से लाया गया है, इसका ना किडनी ख़राब हो गई, तो ये बेचारे की डेथ हो गई कूनो नेशनल पार्क में बेचारी। तो फीमेल चीता था 4.5 का, अमंग द 8 चीतास ट्रांसलोकेट किया गया था नामीबिया से एंड हाउस इन टू द पार्क इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो चीता सासा को क्या प्रॉब्लम हुई, इसको किडनी में दिक्कत आ गई थी। ठीक है। feline was not keeping well since her arrival and was recently taken back to the quarantine inclusion में भी रखा गया था। तो सासा को ना क्रिएटिनाइन लेवल जो उसका था ना, वो 400 से अबव हो गया था। क्रिएटिनाइन लेवल का मतलब होता है कि ना पुअर किडनी फंक्शन करती है ना जब, तो उसको कहते हैं। तो इस वजह से इसकी गाइस डेथ हो गई है। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज। ठीक है, with us and stay tuned with our channel PM Pathshala. Keep liking, sharing and subscribe to our channel. Thank you so much.